Assalamu alaikum. Hope you all are fine. So basically this lecture is part 2 of current electricity. पार्ट 1 को हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 जो है हमने क्लियर किया, उसमें हमने सेल कॉम्बिनेशंस पढ़ी, एक्स्ट्रा जितनी भी चीज़ें पढ़ी along with numericals we have done all the things. Okay. So now अब हम सेकंड पार्ट ले रहे हैं. सेकंड पार्ट बेसिकली किरचॉफ्स लॉज पे बेस्ड है, ठीक है ना. तो let's try to understand what do we mean by Kirchhoff's laws and how we understand them. Okay, so basically the lecture is going to be very simple, but it contains some information which is really basic and you need to understand it. Okay, so what is basically Kirchhoff's law? Kirchhoff's laws क्या हैं, उनको हम समझते हैं. किस तरह से समझेंगे? देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, सो मैं कैसे करूँगा करंट या वोल्टेज कैलकुलेट किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में? तो आप बोलोगे सर सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओम्स लॉ का यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ एक बेसिक लॉ है जिसकी मदद से हम सर्किट्स के अंदर करंट्स और वोल्टेजेस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. सो यू विल से कि सर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट और वी कैन से द ईजीएस्ट मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द करंट्स एंड वोल्टेजेस in electrical circuits is Ohm's law, ठीक है कि नहीं, है ना. So currents and voltages in a simple electric circuit can be found by यूजिंग ओम्स लॉ, है ना, ठीक है. सिंपल सर्किट्स में अगर आपको करंट वगैरह कैलकुलेट करनी है तो आप ओम्स लॉ की मदद से आराम से करंट वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो सिंपल सर्किट्स के अंदर, ठीक है. अच्छा, ये जो टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ की है ना, सिंपल सर्किट, इसका मतलब क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ठीक है कि नहीं, है ना. सिंपल सर्किट का मतलब होता है सर्किट विच डू नॉट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें मतलब क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ठीक. यानी हम कहेंगे कि उसमें थोड़े बहुत रजिस्टर्स हो सकते हैं, फ्यू रजिस्टर्स, 3-4 रजिस्टर्स, या फिर इस तरह से कुछ हो सकता है जो बहुत ही सिंपल है. मतलब कुछ ही डिवाइसेस, कुछ वायर्स लगी होंगी, एक एमीटर लगा होगा, एक वोल्टोमीटर लगा होगा, फ्यू कंपोनेंट्स विल बी देयर, ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ठीक है. तो उस केस में जब आप ओम्स लॉ लगाते हो V इज इक्वल टू IR, तो आप दोनों चीज़ें निकाल सकते हो ओम्स लॉ से. यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज, okay, provided you have current and resistance, or you can find out the current provided you have voltage and resistance, ठीक है. तो सिंपल ओम्स लॉ काम कर जाता है सर्किट्स में. जब आप यूज़ करते हो सिंपल सर्किट्स में, आपको किसी भी जगह पे करंट या वोल्टेज निकालनी है तो आप ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हो, ठीक है. बट व्हाट हैपन्स व्हेन द सर्किट बिकम्स कॉम्प्लेक्स? अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सर्किट की एग्जांपल आप इस तरह से समझ लीजिए. कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है? ये होता है ए सर्किट कंटेनिंग, एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न, है ना, अरेंज्ड इन अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न, ठीक है. एक तो इसके अंदर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, दे आर आल्सो अरेंज्ड इन डिफरेंट पैटर्नस, ओके, एक अलग ही तरीके पे, एक अलग ही पैटर्नस में वो सब अरेंज होते हैं, ठीक. मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कॉम्प्लेक्स सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे. इट मे कंटेन सम थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स इन इट, इसमें होंगे लैक्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, और वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से अरेंज किए गए होंगे, ठीक है. तो उस टाइम पे आप ओम्स लॉ का यूज़ नहीं कर सकते हो. दीज सर्किट्स आर ऑफन कॉल्ड एज मैश सर्किट्स. तो ये बड़ा मुश्किल है जब आपको थाउजेंड्स में यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं. सपोज के तौर पर यू हैव थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है. आप मुझे बताओ, क्या आप हर किसी रजिस्टर में अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट वगैरह, वोल्टेज वगैरह निकाल सकते हो? यू विल से सर इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो बहुत सारे पार्ट्स में हम ओम्स लॉ को अलग अलग
अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 1000 रजिस्टर्स देन यू हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ 1000 टाइम्स इन डिफरेंट रजिस्टर्स टू कैलकुलेट वोल्टेज एंड करंट, है ना। सो इस टाइम पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ ओम्स लॉ हम क्या करते हैं, किरकॉफ्स लॉज आर यूज, ठीक है। यहाँ पे आप समझ लो अच्छे से, ओम्स लॉ के बजाय हम क्या करते हैं, किरकॉफ्स लॉज आर यूज, हम ओम्स लॉ की जगह पे किरकॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ओम्स लॉ किरकॉफ्स लॉज आर यूज्ड टू फाइंड आउट, ताकि हम निकाल सकें करंट एंड वोल्टेज, टू फाइंड आउट करंट एंड वोल्टेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट, है ना। अलग अलग पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किट, अलग अलग पार्ट्स में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओम्स लॉ के बजाय किरकॉफ्स लॉ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो व्हाट यू विल से, एज ऑलवेज यू विल से किरकॉफ्स लॉज आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स और नेटवर्क्स, ठीक है। आप उस टाइम पे किरकॉफ्स लॉ का यूज़ करोगे जब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स, और वो भी बिल्कुल एक अलग तरीके से अरेंज किए गए होंगे। यू कैन देन अप्लाई किरकॉफ्स लॉज। ओके, सो देयर आर टू किरकॉफ्स लॉज, बेसिकली दो किरकॉफ्स लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं किरकॉफ्स करंट लॉ, किरकॉफ्स करंट लॉ, दो लॉज हैं किरकॉफ्स करंट लॉ, इट इज़ KCL, है ना, या इसका दूसरा नाम भी साइंटिस्ट ने रखा है जंक्शन रूल, है ना, और ऑफन वी कॉल इट एज फर्स्ट लॉ, हम इसको कभी कभी अक्सर फर्स्ट लॉ भी बोला करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, एक तो करंट के रिलेटेड है लॉ, और दूसरा लॉ है विच इज़ कॉल्ड एज किरकॉफ्स, या यू कैन से किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके, KVL, किरकॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। और इसको साइंटिस्ट्स कभी कभी कहते हैं द लूप रूल, ठीक है, या वी कॉल इट एज सेकंड लॉ, ठीक है। हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ पे पहले एक पॉइंट को याद कर लो, क्योंकि आपको MCQ आ जाता है ये। किरकॉफ्स करंट लॉ इज़ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये अक्सर आपको बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिलेगा एज एन MCQ कि किरकॉफ्स करंट लॉ किस बेसिस पर है। किरकॉफ्स करंट लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, और किरकॉफ्स वोल्टेज लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है ना, ठीक। सो दीज टू लॉज आर बेस्ड ऑन टू कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स, है ना। किरकॉफ्स करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे टिका हुआ है, इसकी बुनियाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और किरकॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है ना, ठीक। सो दीज आर टू डिफरेंट लॉज, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जिसके बारे में हम प्रीवियस यूनिट में पढ़ चुके हैं, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करता है, ठीक है। सो लेट्स डू देम वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक किरकॉफ्स करंट लॉ, ओके ओके। Okay, let me fix it. Okay, so let's talk about first law which is called as Kirchhoff's current law. लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम किरकॉफ्स करंट लॉ के बारे में बात करें, उससे पहले एक चीज़ आप समझ लो अच्छे से, ठीक है, विच इज़ रियली वेरी मतलब गुड इन अंडरस्टैंडिंग किरकॉफ्स लॉ, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन, या जिसको हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है ना। जंक्शन बोलते हैं, नोड बोलते हैं, या एक और नाम से भी फिजिक्स में है ब्रांच पॉइंट। सो व्हाट इज़ ए जंक्शन और नोड, और वी कैन से व्हाट इज़ अ ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट क्या होता है, जंक्शन का हो या नोड का, दोनों ही एक चीज़ है, ठीक है। हम कहते हैं अ पॉइंट, या एक ऐसी प्लेस होती है अ पॉइंट वायर मोर देन, वायर यू कैन से मोर देन टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, वायर मोर देन टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, या हम कह सकते हैं वायर्स मीट, ठीक है ना। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो से ज़्यादा वायर्स, दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मीट करते हैं, मिलते हैं,
उस पॉइंट को हम लोग जंक्शन कहते हैं, या वी कॉल दैट एज नोड, या हम उसको ब्रांच पॉइंट कहते हैं। ठीक, मान लीजिए कि अगर ये मानो मैं कि एक जंक्शन पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारी वायर्स मीट करती होंगी, मोर देन टू। ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, यहाँ से तीसरी वायर है, से फॉर एग्जांपल यहाँ से फोर्थ वायर है। सो हाउ मेनी वायर्स आर देयर विच आर मीटिंग, 1 2 3 एंड 4, 4 वायर्स आर बेसिकली मीटिंग देयर। सो देयरफॉर इट इज़ ए जंक्शन पॉइंट। तो ये जो पॉइंट P है यहाँ पे, इट विल बी कॉल्ड एज ए जंक्शन पॉइंट, है ना। ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वायर्स मीट करती हैं, पर्टिकुलरली इस केस में तो 4 वायर्स एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है, ओके, सो इसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। अक्सर आप सर्किट्स में ऐसे देखते हो, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं ना, तो इस तरह से हम सर्किट्स बनाते हैं, इफ़ यू रिमेंबर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द जंक्शन, यस दिस पॉइंट इज़ अ जंक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स मीट कर रहे हैं। ठीक, दिस पॉइंट इज़ अ जंक्शन, सो दिस पॉइंट इज़ बेसिकली जंक्शन, है ना, और दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो जंक्शन, ये पॉइंट भी जंक्शन है। ठीक है कि है ना। अच्छा, फिजिक्स में एक और रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से, अगर ये एक वायर जा रही है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ से दूसरी वायर आ रही है, अगर हमें दिखाना होगा कि ये फर्स्ट वायर और दूसरी वायर आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, दे डू नॉट फॉर्म ए जंक्शन, तो हम ऐसे बनाते हैं इस तरह से, दिस इज़ नॉट ए जंक्शन। ठीक है कि नहीं, वी कैन से दिस इज सरपासिंग पॉइंट। सरपासिंग मतलब सेकंड वायर फर्स्ट वायर को सरपास कर रही है। सरपास का मतलब क्या है, इसके ऊपर से जा रही है, इट्स नॉट ए जंक्शन। ओके, बेसिकली यू शुड रिमेंबर दैट इट्स नॉट ए जंक्शन, so it's not a junction. But here what is happening, two wires are crossing each other, they are just matlab over cross each other, they just over cross each other. Okay, they do not basically meet. Okay, so this is not a junction, right? So Kirchhoff's current law jo hai na, Kirchhoff's current law is used at junctions. ये बात आप याद रखो कि किरकॉफस करंट लॉ हमेशा जंक्शंस पर ही यूज़ होता है। ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट, इसीलिए तो इसको जंक्शन रूल बोलते हैं ना। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज किरचॉफस करंट लॉ, और वी कैन से KCL, किरकॉफस करंट लॉ, हम इसको कहेंगे KCL। ओके, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, जंक्शन रूल भी कहते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं इसका पहले। इट स्टेट इज दैट sum of all currents entering a point, जिसको जंक्शन कहते हैं, is always equal to sum of all currents leaving the point in a junction। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, आप इसको समझेंगे कि जितनी भी करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हैं, जितनी भी करंट जंक्शन की ओर जा रही हैं, मतलब जितनी भी करंट्स विच आर कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन, विच आर एंटरिंग द जंक्शन, उन सब का सम वो बराबर होगा जितनी भी करंट जंक्शन से दूर जा रही हैं उन सब का सम। मतलब जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही है उनका प्लस, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है उनका प्लस। ठीक है, चलो समझते हैं। ये एक जंक्शन पॉइंट है, सपोज P, यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे है, दूसरा यहाँ से ऐसे मान लीजिए, तीसरा यहाँ से ऐसे मान लीजिए, फोर्थ वन यहाँ से ऐसे मान लीजिए, फिफ्थ वन यहाँ से आप ऐसे मान लीजिए। ओके, ओके राइट, आप एक और मान सकते हैं यहाँ से। ओके, लेट अस सपोज दिस इज़ द रजिस्टर R1, this is resistor R2, this is resistor R3, this is resistor R4, this is resistor R5, and this one is resistor R6. Point P is a junction. Why? Because there are so many 6 resistors are basically meeting there. Okay, so currents यहाँ पे flow हो रही हैं। Suppose R1 में current ऐसे I1 flow हो रही है, R2 में current ऐसे I2 flow हो रही है, R3 में current ऐसे flow हो रही है, suppose R4 में यहाँ से, R5 में and R6 में।
ओके, सो देयर आर करंट्स। ओके, सो मुझे बताइए पहले आप यहाँ पे इनकमिंग करंट्स कौन सी हैं। इनकमिंग करंट्स मतलब वो करंट जो जंक्शन की तरफ जा रही हैं, विच आर मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन। सी दिस करंट I1 इट इज़ जस्ट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन, है ना। सो ये करंट I1 है जो जंक्शन की तरफ जा रही है। और I2 भी देख लीजिए, I2 यहाँ से ऐसे मतलब ये जंक्शन की तरफ जा रही है, सो इट्स I2। और इस तरह से कौन सी करंट I3 भी जंक्शन की तरफ ही जा रही है। सो दे आर इनकमिंग करंट्स। ओके, व्हाट आर आउट गोइंग करंट्स। आउट गोइंग करंट्स आप उन करंट्स को कहते हो जो जंक्शन से दूर जा रही हैं, आउट गोइंग करंट्स। सो व्हाट आर आउट गोइंग करंट्स, यू कैन से जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं। दिस इज़ I4 मूविंग जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। दिस इज़ I5 यहाँ से ऐसे जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। एंड दैट इज़ I6 जो जंक्शन से दूर जा रहा है, ठीक है। सो इनकमिंग करंट्स एंड आउट गोइंग करंट्स, ठीक है। सो ये इनको आप कह सकते हो ना एंटरिंग, दे आर एंटरिंग द जंक्शन, ये जंक्शन की एंटर हो रही है। एंड दीज आर लीविंग द जंक्शन, है ना, ठीक। सो व्हाट बेसिकली किरचॉफ्स लॉ सेज। ओके, सो आप मुझे बताइए बेटा कौन कौन सी करंट है जो जंक्शन की तरफ जा रही है, I1 I2 I3, और कौन कौन से जंक्शन से दूर जा रहे हैं, I4 I5 एंड I6। सो इनकमिंग करंट्स किरचॉफ्स लॉ कहते हैं जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं उनका प्लस दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू जितनी भी आउट गोइंग करंट्स हैं उनका प्लस, ठीक है। ज़रा इनकमिंग करंट्स का प्लस ले लीजिए आप, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो गया सारे इनकमिंग करंट्स, ठीक है। दीज आर इक्वल टू, ये किसके बराबर होंगे, जो आउट गोइंग करंट्स है। आउट गोइंग करंट क्या क्या है, I4 I5 और I6, ठीक है। ये आउट गोइंग करंट्स हैं, ठीक। सो इनकमिंग करंट्स का सम बेसिकली हमेशा होता है इक्वल टू आउट गोइंग करंट्स का सम, ठीक है। इनकमिंग करंट्स और आउट गोइंग करंट्स का सम बराबर होता है, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। सो मतलब ये समझे आप किरचॉफ्स लॉ जो है इट इज़ सिंपल। आप इसको छोटे से अल्फाज में याद रखोगे, इनकमिंग करंट्स का सम, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउट गोइंग करंट्स। ओके, ईजिली रिमेंबर रह जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को जिसको मैंने इक्वेशन 1 का, इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ये I4 यहाँ ले जाते हैं तो इट विल बिकम माइनस I4, ये I5 उस साइड पे माइनस I5, I6 उस साइड पे इट विल बिकम माइनस, है ना। ये तीनों करंट्स जब हम उस साइड पे ले जाएंगे तो इट विल बिकम माइनस, राइट। Okay, let's see. So you can say sir it is I1, then it is I2, then it is I3, okay। माइनस करेंगे I4, माइनस करेंगे I5, माइनस करेंगे I6, इट विल बी 0। ओके, यू गॉट इट, किस तरह से उनको उस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यू विल से I1 I2 I3 प्लस ऑफ माइनस I4, इजंट इट सेम, प्लस माइनस फिर से माइनस, प्लस ऑफ माइनस I5 सेम ही है ना, plus of minus I6 equal to 0. But what are these three? These three are incoming currents. And what are these three? These three are outgoing currents, है ना। सो इनकमिंग करंट्स के साथ एक पॉजिटिव साइन का यूज़ किया गया है और आउटगोइंग करंट्स के साथ एक नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है। सो दीज करंट्स आर टेकन एज पॉजिटिव while as these currents are taken as negative। okay, this is not some sort of a great point, it is simply sign convention कि जो इनकमिंग करंट्स हैं उनके साथ पॉजिटिव लो और जो आउट गोइंग करंट्स हैं उनके साथ आप नेगेटिव ले लो, ठीक है। इट इज़ सिंपल, इसमें कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ज़रा बोलो मुझे तो क्या है, दीज आर ऑल द करंट, चाहे इनकमिंग है चाहे आउट गोइंग है, जितनी भी हैं सारी करंट्स यही हैं। इक्वेशन 2 में सारी करंट्स का प्लस किया गया है, चाहे इनकमिंग है चाहे आउट गोइंग है। सो मैं क्या कह सकता हूँ कि algebraic sum of all the currents, algebraic sum of all the currents meeting at a junction is always 0 इन क्लोज्ड सर्किट्स, ठीक है। जितने भी क्लोज्ड सर्किट्स होते हैं उनमें सब करंट्स का सम जो जंक्शन पर है, जंक्शन पर सारी करंट, जितनी भी करंट जंक्शन में है, जंक्शन पे हैं, सब करंट्स का प्लस, सारी करंट्स का प्लस जो जंक्शन पर हैं उनका प्लस करके आपको हमेशा क्या मिलेगा, यू विल गेट ए 0, ठीक है। सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन, ठीक है। जितनी भी करंट जंक्शन पे मीट कर रही हैं उन सब का प्लस 0 है। हाँ, दैट्स ऑब्वियस कि आपको यहाँ पे साइन कन्वेंशंस का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, दैट उसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ इस इक्वेशन 2 को, समेशन I इज़ 0, है ना। समेशन I इज़ 0, सारी करंट्स का सम 0 आएगा, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर अंडर
साइन कन्वेंशंस. सो व्हाट आर साइन कन्वेंशंस? शाबाश, इनकमिंग करंट्स के साथ पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट्स के साथ नेगेटिव. ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस का ख्याल रखो, सब करंट्स का प्लस हमेशा ज़ीरो आएगा. ठीक है, तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है ना. अब देखिए, जब भी किसी जगह पे करंट फ्लो होती है तो करंट हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ़ यू रिमेंबर, करंट को हम डिफाइन ही करते हैं एज द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना. करंट को डिफाइन ही किया जाता है एज द फ्लो. किस चीज़ का फ्लो? चार्ज का फ्लो, है ना. सो अगर करंट I1 फ्लो हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है. I2 फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो हो रहा है. ठीक है, चलिए I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1/T. सपोज चार्ज फ्लोइंग इज Q एंड टाइम इज T. सो करंट की डेफिनेशन तो हमें पता ही है ना, चार्ज बाय टाइम. ठीक है, प्लस व्हाट इज I2? आई कैन राइट इट Q2/T. I3 Q3/T. प्लस ऑफ माइनस Q4/T. I4 के बदले प्लस ऑफ माइनस Q5/T प्लस ऑफ माइनस Q6/T equal to 0. Okay, can I write it like this way? Q1/T plus Q2/T प्लस Q3/T इक्वल टू, इस Q4 को यहाँ पे ले जाइए, ये बनेगा पॉजिटिव, Q5 भी बनेगा पॉजिटिव और Q6 भी बनेगा पॉजिटिव. ओके, यू कैन टेक 1/T एज कॉमन. यहाँ पे बचेगा Q1 प्लस Q2 Q3 इक्वल टू Q4 Q5 Q6. यहाँ से भी आप 1/T को कॉमन लीजिए. 1/T कैंसल. तो यू कैन से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 Q5 Q6, है ना. सो दिस इज इनकमिंग चार्ज, जो भी चार्ज जंक्शन में के अंदर जा रहा है, इनकमिंग चार्ज. एंड दिस इज वेरी गुड, आउटगोइंग चार्ज, जो चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा है. इनकमिंग चार्ज का सम इक्वल टू आउटगोइंग चार्जेस का सम. यू कैन से मीन्स Q1 Q2 Q3 प्लस minus Q4 minus Q5 minus Q6 इक्वल टू 0. मीन समेशन ऑफ Q इक्वल टू 0. ठीक है, नेट चार्ज का सम कितना आया? नेट चार्ज का सम 0 आया यहाँ पे. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, इसका मतलब क्या है? दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. मैं समझाता हूँ आपको, आराम से समझिएगा. अगर ये पॉइंट जंक्शन है, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I1, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I2, यहाँ से निकल रही है I3 और यहाँ से निकल रही है I4. अगर ये चार्ज Q1 है जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, दिस चार्ज Q2 जो जंक्शन की तरफ जा रहा है, जिस चार्ज Q3 जो जंक्शन से बाहर जा रहा है, Q4 जो जंक्शन से बाहर जा रहा है, तो आप बोलोगे ना सर जितने भी चार्जेस जंक्शन के अंदर फ्लो हो रहे हैं उन सब का प्लस दैट विल बी इक्वल टू जितना भी चार्ज जंक्शन से बाहर जा रहा है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जंक्शन जो है इट इज़ नॉट द सोर्स ऑफ चार्ज, है ना. या करंट, यहाँ से कोई चार्ज जनरेट नहीं होता है. ठीक है, नॉर सिंक, ना ही यहाँ पे कोई चार्ज शाबाश डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है. ठीक है, सो मतलब ये जितना चार्ज यहाँ से इन हुआ उतना ही चार्ज यहाँ से आउट भी हो जाएगा. ठीक है, ओके, गेटिंग मी और नॉट. सो आप इस चीज़ को ख्याल रखोगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि नेट चार्ज इज़ 0 इन दिस केस. ओके, we'll try to see it more in our numerical problems when we will be discussing it. Okay, now we'll move to second law, which is hope you got first law what I said. Okay, now we'll move to basically second law. So second law क्या है उस चीज़ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे. ठीक है, okay, let's try to find out second law. It is one of the most basic laws which is called as Kirchhoff's voltage law, or you can say it as KVL, Kirchhoff's voltage law. ठीक है, अब किरकॉफस वोल्टेज लॉ क्या है? इसको कभी कभी दूसरे नाम से भी जानते हैं लूप लॉ, द लूप रूल, है ना. पहले स्टेटमेंट समझते हैं. इट स्टेट्स algebraic sum of all voltages that is
potential difference across all elements, potential difference across all elements, ठीक है, and EMFs of all sources in any closed circuit in any closed circuit is zero. So ये ला क्या है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. ये ला कहता है कि जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंसेस किसी सर्किट में फ्लो होती हैं, जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंसेस किसी भी सर्किट में फ्लो होती हैं, ठीक है, सब पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम अगर करोगे तो यू विल गेट ज़ीरो. ठीक है.